हम लोगों ने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पढ़ लिया था। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख लेंगे। आज चैप्टर 3 में चैप्टर का नाम है राज्य शासन कैसे काम करता है। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे विधायक कौन होते हैं तथा उनका चुनाव किस प्रकार से होता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि शासन 3 स्तरों पर कार्य करती है। पहला है केंद्र स्तर पर, दूसरा है राज्य स्तर पर और तीसरा है स्थानीय स्तर पर। इसमें हम लोगों ने पिछले क्लास में स्थानीय स्तर पर विशेष रूप से पढ़ा था, ठीक है ना? स्थानीय स्तर पर हम लोगों ने विशेष रूप से पढ़ा था। स्थानीय स्तर के अंतर्गत हम लोगों ने क्लास 6 में कुछ फैक्ट्स इकट्ठा किए थे, जैसे कि आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि पंचायत में महिलाओं को आरक्षण बिहार सरकार ने कब से दिया था, ठीक है? और आप मुझे यह भी बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि पंचायत को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया। चलिए, आज की क्लास में हम लोग राज्य स्तर पर बात करेंगे, ठीक है? राज्य स्तर पर कैसे शासन का चुनाव होता है और शासन कार्य कैसे करती है, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है राज्य स्तर पर शासन, ठीक है? तो राज्य स्तर पर शासन हेतु विधायक चुने जाते हैं, ठीक है? विधायक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एमएलए, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को एमएलए कहते हैं। चलिए, इसमें क्या है कि विधानसभा के सदस्य को विधायक कहते हैं, यानी जो सदस्य विधानसभा के होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विधायक कहते हैं। चलिए, ये सब बेसिक फैक्ट्स है, आप लोग इसको पढ़ के एक बार रिकॉल करें। एनसीईआरटी बेसिक से ही शुरू करके एडवांस लेवल पे आपको ले जाती है, तो आप इसको हल्के में ना लें, आप इसे सुनते रहें। इसी में आप लोगों को कुछ फैक्ट्स मैंने करेंट्स का भी जोड़ दिया है, ताकि आप उससे भी अवगत होते चले, ठीक है? चलिए, इसके बाद है कि विधायक का चुनाव। तो विधायक का चुनाव किसके द्वारा होता है? तो जनता के द्वारा होता है, ठीक है? विधायक का चुनाव किसके द्वारा होता है? जनता के द्वारा। फिर क्या होता है कि जब जनता विधायक को चुनती है तो वे विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं, ठीक है? वे विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और सरकार बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। चूँकि जनता ही उन्हें चुनती है, इसीलिए विधायक जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ फैक्ट्स लिख दिया है, इसको आप अच्छे से रट लें। बिहार में आयोजित होने वाले विभिन्न एग्ज़ाम में यह आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है? इसमें मैंने विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा में सीटों की संख्या लिखा है, आप इसको अच्छे से रट लेंगे। इसमें बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 243, ठीक है? विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 243। और राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है? सॉरी, विधानसभा में सीटों की संख्या है 243, सीक्वेंस में ही पढ़ना ज़्यादा सही रहेगा। विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी है? तो 75। चलिए, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 40। और बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यह है 16। इसको आप अच्छे से रट लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, देखिए यहाँ पे करंट अफेयर्स से जोड़कर मैंने इसको बता दिया आप लोगों को कि यहाँ पे अभी हाल-फिलहाल आया है महिला आरक्षण अधिनियम। चूँकि यह विधानसभा में और लोकसभा में लागू हो रही है, तो मैंने सोचा कि इसको यहाँ पे कवर कर लेना चाहिए। चलिए, तो अभी आया है 2023 में महिला आरक्षण अधिनियम 2023, ठीक है? इसी का अन्य नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ठीक है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम का संबंध किससे है? महिला आरक्षण अधिनियम 2023 से, ठीक है? यहाँ पे याद रखना है आप लोगों को कि यह किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लाया गया, ठीक है? तो यह 106वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लाया गया है। और यह अधिनियम किस पे अप्लाई होता है? तो यह अधिनियम अप्लाई होता है लोकसभा, आप याद रखिए यहाँ लोकसभा की बात हो रही है, और प्रत्येक राज्य की विधानसभा और राष्ट्र राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में कुल सीटों में से 1/3 महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित करनी है? तो 1/3 सीटों को 15 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए? 15 वर्षों के लिए महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। तो सबसे पहले आप लोगों को इसमें जो फैक्ट्स है उसको आप फिर से देख लें, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें देखिए, पहले आप याद रखिए कि महिला आरक्षण अधिनियम का अन्य नाम क्या है? तो इसका नाम है नारी शक्ति वंदन विधेयक, ठीक है? यह किस संविधान संशोधन के तहत लाया गया? तो यह 106वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लाया गया है। और यह अधिनियम किस पे लागू होता है? तो यह लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा और राष्ट्र राजधानी क्षेत्र दिल्ली पर लागू होता है, ठीक है? ये थोड़ा गंदा हो गया, बट कोई बात नहीं, आप समझने की कोशिश करें, ठीक है? चलिए, उसमें कितनी सीट महिलाओं के लिए आरक्षित करनी है? तो 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित करनी है। कितने सालों के लिए? तो 15 वर्षों के लिए, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है, यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को पता ही होगा कि देखिए, भारत के हर राज्य में विधानसभा है, बट विधान परिषद हर राज्य में नहीं है, ठीक है ना? तो आप लोग याद रखें कि भारत के हर राज्य में क्या है? विधानसभा है। और हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बँटा होता है, ठीक है ना? कई निर्वाचन क्षेत्र होता है, और हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता क्या करती है? एक प्रतिनिधि चुनती है जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है, ठीक है? तो इसमें उदाहरण के लिए एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है कि हिमाचल प्रदेश 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बँटा हुआ है, ठीक है ना? अब इसे समझाया जाएगा कि किस प्रकार
वहाँ के निर्वाचन क्षेत्रों से सत्ताधारी दल पार्टी का गठन होता है। ठीक है, चलिए अब अगला पॉइंट है कि विधायक मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं। चलिए, तो विधायक मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे? देखिए, जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत में मानते हैं। ठीक है, बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सबको विरोधी पक्ष वाला कहा जाता है। यानी जिस दल या जिस पॉलिटिकल पार्टी के विधायक क्या करते हैं, आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, वह उनकी सरकार बन जाती है। ठीक है ना? जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि हिमाचल प्रदेश में निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं? 68 निर्वाचन क्षेत्र है। तो 68 के आधे से अधिक जिनको जिनको मत प्राप्त होगा वो उनकी सरकार बन जाएगी। ठीक है ना? तो 68 का आधा कितना हो गया? 34 हो गया, और 34 से अधिक जितने लोग सीट प्राप्त करेंगे उनकी पार्टी बन जाएगी। ठीक है? उनकी सरकार बन जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक एनसीईआरटी में लिखा था, मैंने इसको लिख लिया कि यहाँ पे आपको समझाने के लिए यहाँ लिखा हुआ है कि हिमाचल प्रदेश में 2017 में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम। ठीक है, तो इसमें राजनीतिक दल है और यहाँ चुने गए सदस्यों की संख्या है। ठीक है, तो देखिए इसमें बीजेपी को सीटों की संख्या प्राप्त हुई है 44, आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस को 21 सीट प्राप्त हुई है, सीपीआई को 1 सीट प्राप्त हुई है और निर्दलीय दल को 2 सीट, यानी टोटल यहाँ 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं जिसमें जिनका जहाँ से प्रतिनिधित्व है सीटों की वहाँ यहाँ लिखा गया है। ठीक है, तो इसमें दिख रहा है कि बीजेपी को 44 सीट प्राप्त हुई, यानी 68 के आधे से अधिक, यानी 34 से अधिक प्राप्त हुए हैं, तो इनकी सरकार बन गई। इसके बाद हम देख रहे हैं कि आईएनसी को बीजेपी के बाद सबसे अधिक वोट प्राप्त हुए हैं, यानी सत्ता दल कौन हो गए? सत्ता दल हो गई बीजेपी, और सबसे बड़ा विरोधी दल कौन हो गया? आईएनसी, क्योंकि बीजेपी के बाद सबसे ज़्यादा मत इसी को प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। आप मुझे बताएंगे, यह एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। अगर आप लोग वीडियो देखते हैं तो बस सुन के ना रहे, अगर कमेंट बॉक्स में आपसे कोई प्रश्न पूछती हूँ तो वह किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है, तो आप एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट के लिए लिख दिया है कि बीजेपी सत्ताधारी दल के सदस्य इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि इनको आधे से अधिक बहुमत अर्थात 34 से अधिक इनको विधायक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आईएनसी जो है वह मुख्य विरोधी दल है, भारतीय जनता पार्टी के बाद सर्वाधिक विधायक उसी के थे। ठीक है, क्योंकि बीजेपी के बाद उन्हीं को सबसे अधिक वोट प्राप्त हुए, तो यह महत्वपूर्ण विरोधी दल के रूप में उभर के आई। ठीक है, चलिए अगर आप लोगों को ये आप लोग बताएँगे कमेंट बॉक्स में कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलेगा कि हमें अपनी स्पीड स्लो करनी है या फ़ास्ट करनी है, ठीक है ना? अगर आप लोगों को इसमें समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएँगे। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्य का प्रमुख, ठीक है? तो राज्य का प्रमुख कौन हो जाता है? राज्य का प्रमुख कौन हो जाता है? तो ये होता है राज्यपाल, ठीक है? राज्य में राज्य का प्रमुख होता है राज्यपाल, और इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो केंद्र सरकार अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति क्यों होती है? ठीक है? राज्य सरकार संविधान के नियमों एवं अधिनियमों के अनुसार अपना कामकाज चला रही है अथवा नहीं, यानी यह चेक करने के लिए कि जो राज्य सरकार है वह संविधान के नियमों का पालन कर रही है या नहीं, इसी का निरीक्षण करने के लिए राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। ठीक है ना? चलिए अब राज्यपाल से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद ये आपको आगे काम आएँगे एग्ज़ाम में। देखिए अब ज़रूरी नहीं है कि एनसीईआरटी में अगर अनुच्छेद नहीं है तो हम उसको नहीं पढ़ेंगे। वन डे एग्ज़ाम में अगर आप बैठे होंगे तो आपको पता है कि अनुच्छेद कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मैंने जो भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद निकल सकता है उसको लिखने का प्रयास किया, और आप लोग इसको यहीं पे याद कर लीजिए, ठीक है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें है आर्टिकल 153, जिसमें आर्टिकल 153 के अंतर्गत है राज्यों के राज्यपाल के बारे में, यानी प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 153, ठीक है? अनुच्छेद 153 क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 कहता है राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, ठीक है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राज्यपाल में निहित होगी, ठीक है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अनुच्छेद 53 किससे संबंधित है, ठीक है ना? अनुच्छेद 53 और अनुच्छेद 154 में क्या कोई समानता है? ठीक है, आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँगे, और आप अपने आंसर नंबरिंग करके दीजिएगा, ठीक है? चलिए अगला पॉइंट है कि आर्टिकल 155। आर्टिकल 155 जो है यह कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, ठीक है? तो आप इसको फिर से अच्छे से एक बार देख लें।
अनुच्छेद 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार के राज्यपाल, तो बिहार के राज्यपाल वर्तमान में कौन है? ये क्वेश्चन नहीं कह, ये एनसीईआरटी में नहीं है, वो कह रहा था पता करने, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप इसको पढ़ ले। चलिए, बिहार के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो यह है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। ठीक है, श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। और प्रथम राज्यपाल बिहार के कौन थे? तो यह है जयराम दास दौलतराम। ये बिहार स्पेशल में आप लोगों को काफ़ी काम आएगा। चलिए, अगर आप लोगों को बिहार स्पेशल का भी वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम लोग आगे इसको प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे एनसीईआरटी कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, चलिए, तो बिहार के राज्यपाल कौन है? श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर वर्तमान में, और बिहार के पहले राज्यपाल थे जयराम दास दौलतराम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गठबंधन की सरकार क्या होती है? तो ये आपको भली भांति आप इससे परिचित होंगे कि कई बार सत्ताधारी दल किसी एक पार्टी का ना होकर कई पार्टियों से मिलकर बनता है। ठीक है, सत्ताधारी दल क्या होता है? किसी एक पार्टी का ना होकर कई पार्टियों से मिलकर बनता है, इसे गठबंधन की सरकार कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं जो मुख्यमंत्री बनते हैं। तो यह सब मुझे नहीं लगता है कि समझाने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए उसके बाद है कि इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करते हैं। चलिए, चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। जब चुनाव संपन्न हो जाता है तो राज्यपाल क्या करते हैं? मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य मंत्रियों और मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछते हैं, किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं कि धन कहाँ खर्च किया जाना चाहिए आदि। यानी देखिए, लोकतंत्र में क्या है? लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो विधानसभा के सदस्य हैं वे मंत्री और मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं कि धन कहाँ खर्च किया जाना चाहिए, यानी यह उनका अधिकार होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य में किसी विषय पर कानून बनाने का कार्य प्रत्येक राज्य की विधानसभा द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो राज्य में किसी विषय पर कानून बनाना होगा तो यह कहाँ पर निर्णय इसका लिया जाएगा? तो राज्य की विधानसभा द्वारा यह कार्य संपादित किया जाएगा। इसके पश्चात विभिन्न शासकीय विभाग इन कानूनों का क्रियान्वयन करती है। जब विधानसभा द्वारा कानून बनाने का कार्य हो जाता है तो इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? विभिन्न शासकीय विभाग, इसको लागू करता है विभिन्न शासकीय विभाग। ठीक है, और देश के लिए अगर कानून की बात की जाए तो इसका निर्माण संसद करेगी। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि संसद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब शब्द संकलन है। शब्द संकलन में बहुत ही मतलब 2-4 शब्द संकलन थे जिससे मुझे नहीं लगा कि आप लोगों को वहाँ कोई प्रॉब्लम होगी। इसमें बस एक निर्वाचन क्षेत्र है, वो आप देख लेंगे, आप इससे अवगत ही होंगे, लेकिन फिर भी निर्वाचन क्षेत्र है वह क्या होता है? वह निश्चित क्षेत्र जहाँ रहने वाले सब मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। उदाहरण के लिए यह कोई पंचायत का वार्ड या वह क्षेत्र हो सकता है जो विधानसभा सदस्य चुनते हैं। ठीक है ना? तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। आप मुझे बताएंगे कि 25 जनवरी को कौन सा दिवस